छात्रों, अभी हम लोग शास्त्री प्रतिष्ठा प्रथम खंड की कक्षा में हैं। लघु जातक पढ़ाना है। लघु जातक के रचयिता आचार्य वराहमिहिर हैं। ये स्कंदत्रय के लेखक हैं। स्कंदत्रय में इनकी विभिन्न रचनाएं हैं। तो लघु जातक के 6ठे अध्याय में आज सूतिका विमर्श पाठ्यांश है। तो सूतिका विमर्श को प्रकाशित करने जा रहा हूँ। गुरु शशिरवयः सत्त्वं रजः शीतज्ञौ तमोर्कसुतु भौमो एतेन्तरात्मनि स्वां प्रकृतिं जन्तोः प्रयच्छन्ति। बृहस्पति चंद्रादित्याः सात्विकाः ग्रहाः बुध शुक्रौ राजसौ शनिश्चरांगारकौ तामसौ एते ग्रहाः जन्तोः स्वामात्म्यां प्रकृतिं प्रयच्छन्ति। पूर्वोक्त विधिना त्रिंशांशे यस्य भास्करः तादिक इति चंद्रार्कयोः सात्विकत्वेन किं प्रयोजनम् उच्यते तीव्र गुणमात्रम् एव। अत्र ग्रहाणां सत्वगुण रजगुण तमो गुणानां विमर्शः विद्यते। के ग्रहाः कस्य ग्रहस्य संग्राहकाः सन्ति। कस्य गुणस्य संग्राहकः कः ग्रहः अस्ति एतत् सम्बन्धे अत्र ग्रन्थकारेण कथितम्। गुरु शशिरवयः सूर्यचंद्र गुरवः सत्त्वगुणी शीतज्ञो बुध शुक्रौ रजः रजोगुणी अर्कसुत शनिश्चरः भौम मंगलः मंगल शनिश्चरौ तमोगुणी ग्रहः भवति। मंगल शनिश्चरौ तमो गुणयुक्तौ ग्रहौ स्तः एतेन्तरात्मनि एते ग्रहाः अंतरात्मनि जन्तोः स्वां प्रकृतिं प्रयच्छन्ति। अर्थात ये ग्रह, इन ग्रहों में जो ग्रह बलीय होते हैं ये ग्रह अपने प्रकृति के अनुसार जातक को बनाते हैं, उनके रूप गुण इत्यादि पर अपना प्रभाव डालते हैं। सत्त्वं रजस्तमो वा त्रिंशांशे यस्य भास्करस्तादृक् बलिनः सदृशो मूर्तिर् बुद्ध्वा वा जाति कुलदेशान् पूर्वविलग्ने जादृक् नवभागस्तादृशी भवति मूर्तिः। यो वा ग्रहो बलिष्ठस्तत्काले तादृशी वाच्या। यस्य जन्मकाले भास्करः आदित्यः सात्विक त्रिंशांशे व्यवस्थितस्तदा सात्विको जातः इति कथितव्यम्। जस्य जन्मकाले बुध शुक्रो राजसी त्रिंशांशे व्यवस्थितस्तदा जातकः रजोगुण युक्तः इति बोध्यः। एवं जस्य जन्म समये तामसिक जस्य जन्म काले शनिश्चरः कुजो वा या शनिश्चर कुजौ
तामसिक त्रिंशांशे व्यवस्थितौ तदा तामसिको तमोगुण युक्तो जातः जातकः इति बोध्यः। बलिनः सदृशी मूर्तिरिति पुरुषस्य जन्म समये जो ग्रहो अति बलवान तस्य सदृशी चतुरस्रो नात्युच्चः इत्यादि प्रदर्शितमिति तस्य यथाविधमेव वक्तव्यम्। अथवा लग्न नवांशस्याधिपतेः तुल्या मूर्तिर्वक्तव्या। लग्न नवांशस्याधिपतेः तुल्या मूर्तिः स्वरूपं वक्तव्यम्। उक्तं च लग्न नवांश तुल्यतनुः स्याद् वीर्ययुतः। लग्न नवांश तुल्यतनुस्याद् वीर्ययुत ग्रह तुल्य तनुर्वा इति बुद्ध्वा वा जाति कुल देशाम इति पूर्वभूत निर्देशः। तो लग्न नवांशप तुल्य तनुर्वा तनुः स्याद् वीर्ययुत ग्रह तुल्य तनुर्वा इति प्रकारेण जातकस्य स्वरूपं बोध्यं। स्वरूपं कथनीयं ग्रहाणां बलाबल विमर्शं पश्चात। स्वपाक सवर निषादा जातित एव कृष्णा भवन्ति तेषामेव निर्देशः। तस्मिन् कुले कोशो जातो गौडानां कृष्णानां वा देशः। गौडानां कृष्णानां वा देशं बुद्ध्वा युति निर्देशः। कस्मिन् देशे कोऽयं जात इति यथा कर्णाटकः सर्वे एव कृष्णाः भवन्ति, विदेहाः सर्वे एव श्यामाः, काश्मीराः सर्वे गौड़ा एव। तो जातकुल स्थान समय इत्यादि विचारोपरान्तं जातकस्य स्वरूप निर्धारणं ग्रहाणाम् अध्ययनं कृत्वा ग्रहाणाम् अध्ययनं पश्चात् जातकस्य स्वरूप निर्दिष्टं कर्तव्यम्। मतलब जिस ग्रह के नवांश में सूर्य जिस ग्रह के नवांश में त्रिंशांश में सूर्य हो वह यदि सात्विक ग्रह हो तो जातक का गुण सत्वगुण, जातक सत्वगुण से अलंकृत होता है। रजोगुण या तमोगुण समझना चाहिए। मतलब ग्रह जिस ग्रह के त्रिंशांश में हो वह ग्रह जिस गुण से युक्त हो तो उस ग्रह का वह गुण समझना चाहिए। जन्म के समय जो ग्रह सबसे बली हो उसी के अनुसार जातक की आकृति समझनी चाहिए। यदि एक से अधिक ग्रह बली हो तो उनके वर्ण के सदृश आकृति समझें, परंतु जाति कुल और देश के अनुसार ही जातक का गुण आकृति आदि कहना चाहिए। जाति कुल और देश के अनुसार ही। प्रथम लग्न में जिस ग्रह का नवांश हो उसी ग्रह के स्वरूपानुरूप जातक का स्वरूप समझना चाहिए। स्वरूप का विचार करते समय नवांश विचार हम कर लेते हैं और लग्न जिस ग्रह के नवांश में हो वह उस ग्रह का जो स्वरूप है, गुण है, वही स्वरूप गुण इत्यादि जातक में कहना चाहिए, जातक को के लिए कहना चाहिए। अथवा इष्ट काल में जो ग्रह बलवान हो, जन्म समय में जो ग्रह बलवान हो उसी ग्रह के समान स्वरूप समझना चाहिए। फलादेश के समय स्थान का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कहीं कहीं होता है कि सब जितना लोग उत्पन्न होते हैं तो जलवायु के प्रभाव से वह सभी गोरे होते हैं। कहीं किसी क्षेत्र में
जलवायु के प्रभाव से जितने लोग उत्पन्न होते हैं तो जलवायु के प्रभाव से सभी कृष्ण वर्ण के होते हैं, और कृषि क्षेत्र में कृष्ण और गौड़ दोनों होते हैं, मौसम के हिसाब से, परिवेश के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से। तो इस तरह से जातक के स्वरूप गुण का निर्धारण करते समय स्थान, जाति, कुल इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही स्वरूप विमर्श करना चाहिए। अब कहता है अगले श्लोक में, चंद्रे लग्नमपश्यति मध्ये वा शुक्र सौम्ययोश्चंद्रे जन्म परोक्षस्य पितुर यमोदये वा कुजे वास्ते। जातस्य पितुः सन्निधानम असन्निधानम वा जातस्य जन्म समये तस्य पितुः तस्य पिता जातकस्य समीपे अस्ति समीपे न अस्ति वा। अस्य विमर्शः अत्र श्लोके विदिते। यस्य जन्म लग्नं चंद्रो न पश्यति, चंद्रः यस्य जातकस्य जन्म लग्नं न पश्येत् तस्य पितुः परोक्षे जन्म वक्तव्यम। तस्य जन्म पितुः परोक्षे वक्तव्यम। यस्य जन्म काले चंद्रः जन्म लग्नं न पश्येत्। गुरु सौम्ययोर मध्य गते चंद्रे सती पितुः परोक्षे जन्म वक्तव्यम। यदा जन्म काले गुरु सौम्य बुध बृहस्पति शुक्र सौम्ययोः बुध शुक्रयोर मध्ये चंद्रः अवस्थितः स्यात् तस्य जन्म पितुः परोक्षे वक्तव्यम्। कथनीयम्। यस्य जन्म लग्नस्थः शनिश्चरो भवति तस्य पितुः परोक्षे जन्म वक्तव्यम्। यस्य जन्म लग्नस्थः शनिश्चरः यस्य जन्म काले शनिश्चरः जन्म लग्ने अवस्थितः स्यात् तस्य जन्म पितुः परोक्षे कथनीयम्। यस्य लग्नात् भौमः सप्तमो भवति तस्य अपि पितुः परोक्षे जन्म वक्तव्यम्। यस्य जन्म लग्नात् सप्तम स्थाने कुजः अवस्थितः स्यात् तस्य जन्म अपि पितुः परोक्षे कथनीयम्। चंद्रे लग्नमपश्यति शुक्र सौम्ययोः मध्ये चंद्रः कुजे वास्ते तथा पितुः यमोदये यम उदये यमः उदय अर्थात जिस जातक के जन्म के समय में जन्म लग्न को चंद्रमा नहीं देखते, चंद्रे लग्नम अपश्यति, तो यह एक योग बना। पिता के परोक्ष में जन्म लेने का इस पद्य में 4 योग ग्रंथकार के द्वारा कहे गए हैं। पहला योग है कि जन्म लग्न को चंद्रमा नहीं देखते हो तो पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। दूसरा योग है शुक्र और बुध के मध्य में, बुध और शुक्र के मध्य में चंद्रमा हो तो पिता के परोक्ष में जन्म समझना चाहिए। तीसरा योग है कि लग्न में शनि हो तो पितुः परोक्ष जन्म कथनीयम, पिता के परोक्ष में जन्म कहना चाहिए। और चौथा जो है कुजे वास्ते, मंगल यदि जन्म लग्न से अष्टभाव में मतलब सप्तम भाव में हो तो पिता के परोक्ष में जन्म, पिता की अनुपस्थिति में जन्म समझना चाहिए। अब अगला श्लोक है पाप जुतोर्कः सिन्धुः पश्यति
होराम न चंद्रमपि जीवः पश्यति सार्कं नेन्दुम यदि जीवो वा परिर्जातः। परजाता से जन्म इदानीं प्रस्तुयते ग्रंथकारेण। चंद्रार्कावेक राशो चंद्रार्कौ एक राशि गतौ तत्र पापग्रहोंगारकः शनैश्चरो वा भवति तदा परजातो जन्म वक्तव्यः। अथवा चंद्रे लग्नं बृहस्पतिर्नो भयं पश्यति नो दृश्यते तदा अपि परजातो वक्तव्यः। अथवा अर्क चंद्रावेक राशिगतो जीवो नो पश्यति तदा परजातो जन्म पर वक्तव्यम्। अर्थात पापग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा लग्न जन्म के समय यदि एक राशि में स्थित हो, पापग्रह से युक्त पापजुतः अर्कः पापग्रहेण समन्वितः सूर्यः यदि जन्म समय एकस्मिन् राशौ अवस्थितः तदा परजात जन्म वक्तव्यम्। जन्म समय अथवा जन्म समय बृहस्पतिना गुरुना अदृष्टा लग्नं चंद्रो वा यदि स्यात् तदा अपि परजात जन्म वक्तव्यम्। अथवा सार्कं नेन्दुं जीवो वा पश्यति सार्कं नेन्दुं जीवो वा सूर्येण समन्वितः चंद्रः यदि गुरुणा अदृष्टः अनवलोकितः स्यात् तदा अपि परजात जन्म वक्तव्यम्। तो यहाँ पर तीन योग है, परजात जन्म का तीन योग ग्रंथकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर कौन कौन है? तो पहला है कि पापग्रह से युक्त सूर्य और चंद्रमा जन्म के समय में एक राशि में हो तो परजात जन्म समझना चाहिए। जन्म के समय में बृहस्पति से लग्न और चंद्रमा लग्न या चंद्रमा अदृष्ट हो, देखे नहीं जाते हो तो दूसरा जो हुआ। और सूर्य से युक्त चंद्रमा यदि बृहस्पति से अदृष्ट हो तो भी परजात जन्म समझना चाहिए। तो इस तरह से परजात जन्म का जो दो योग हुआ, उससे पहले हम पिता के परोक्ष में जन्म का योग पढ़े हैं, उसमें 4 योग था। और जातक के सत्वगुण प्रकृति स्वरूप आदि का वर्णन भी पढ़े। सबसे पहले ग्रहों के सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण पर विमर्श किए। इस विमर्श के साथ यह पाठ यहाँ पर समाप्त हो रहा है। इसमें कहीं कोई जिज्ञासा हो तो उस जिज्ञासा को रखेंगे जिसका समाधान अगली कक्षा में कर